कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी। जो जो केंद्र सरकार ने कहा भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने दी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ दुकानों के सामने, अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे, कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे, कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूं, अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूं। और ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, और कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मुझे बाकी दिल्ली के, सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के, ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे 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 हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती जाए। अगर हम जिम्मेदार नागरिक बन के काम नहीं करेंगे तो फिर से और कड़ाई करनी पड़ेगी। और कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते ना। 1.5 महीना तो हो गया लॉकडाउन में रहते रहते। अब तो अपने को खोलना चाहिए। तो अब तो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, और जिम्मेदारी केवल इसलिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम नहीं चाहते कि और कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर किसी दुकान पे अगर होता है, और दूसरी चीज, दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो उस एरिया को सील कर देंगे। फिर हमें करना पड़ेगा, आपके लिए करना पड़ेगा। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे गर्व है, मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे भरोसा है, विश्वास है कि हम बड़े बड़े काम करके दिखा सकते हैं। हमने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। जब पूरी दुनिया डेंगू से जूझ रही थी, हमने डेंगू को हरा के दिखाया था। अब हम कोरोना को भी हरा के दिखाएंगे। दिल्ली के लोग पूरी दुनिया को कोरोना को हरा के दिखाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म है और तेजी से फैल रहा है। इसके मरीजों को इलाज के साथ साथ हौसला अफजाई की भी जरूरत है। WHO की हदायत है कि इसके मरीजों को राज्य, धर्म, जात पात या नस्ल के आधार पर उनकी शनाख्त ना की जाए। लेकिन पंजाब में कोरोना वायरस के केस बढ़ने के बाद वाद विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग बाहर के राज्यों से आए लोगों को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। मैं हूं नवदीप कौर गरेवाल और इस वीडियो में हम पंजाब में कोरोना संकट से जुड़े हुए वाद विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया है कि पंजाब में नांदेड़ साहब से 3,525 लोगों को पंजाब लाया गया, जबकि राजस्थान के कोटा व जैसलमेर से भी 2900 लोगों को पंजाब लाया गया। इसके अलावा कुछ लोग जो दिल्ली NCR में काम करते थे वो भी पंजाब वापस आए हैं। श्रोमणी अकाली दल व और राजनीतिक पार्टियों के लीडर ये मांग कर रहे थे कि नांदेड़ साहब से इन लोगों को पंजाब लाया जाए, लेकिन जब पंजाब में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हुआ तो यह जांच की मांग की
जा रही है कि क्या इन लोगों को पंजाब लाने के लिए पंजाब सरकार ने निश्चित प्रोटोकॉल फॉलो किया या नहीं किया। हालांकि पंजाब सरकार यह दावा कर रही है कि निश्चित प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया था। कुछ जगहों पर नए सामने आ रहे मरीजों के खिलाफ इल्जाम तराशी का दौर चल रहा है। उन्हें मरीज की बजाय एक मुल्जिम की तरह पेश किया जा रहा है। हजूर साहब मैनेजमेंट कमेटी के सचिव रविंदर सिंह बुंगई ने बीबीसी को बताया था कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद वहां पर जो संगत थी उनका डॉक्टरी मुआयना करवाया गया, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करवाई गई। उस वक्त उन लोगों में कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं देखे गए थे। यहाँ पर यह भी जानकारी जानना जरूरी है कि WHO के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के तकरीबन 80% ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं देखे गए थे। ICMR ने भी यही बताया है कि भारत में तकरीबन 70% ऐसे कोरोना वायरस के केस हैं जिनमें लक्षण नहीं थे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने महाराष्ट्र सरकार पर इस बारे में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार सही जानकारी दे देती तो पंजाब खुद वहां पर अपनी डॉक्टरों की टीम भेजता, वहीं पर टेस्ट हो जाते और रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग करके लोगों को पंजाब लाया जा सकता था। पंजाब सरकार का कहना है कि बाहरी राज्यों से लौटे इन लोगों की पंजाब आने पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई और इनको क्वारंटीन किया गया और लोगों के टेस्ट के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। पंजाब में डेरा ब्यास के सत्संग घर, बहुत सारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और बहुत सारी और जगहों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। नांदेड़ साहब से अमृतसर लौटे जिन लोगों से हमारी बात हुई वो इस बात से दुखी हैं कि उनको एक मुल्जिम के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हजूर साहब से लौटे श्रद्धालुओं को पंजाब में कोरोना वायरस फैलने का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उस पर उनको सख्त एतराज है। धार्मिक यात्रा व कामकाज के सिलसिले में जो लोग पंजाब से बाहर गए हुए थे, लॉकडाउन की वजह से वो वहीं पर फंस गए थे। वहां पर कामकाज ठप होने, पंजाब में फसलों के पक जाने व परिवार की चिंता के साथ साथ लॉकडाउन लगातार जो बढ़ रहा था, उसकी वजह से वो परेशान थे और पंजाब वापस आना चाहते थे। हजूर साहब मैनेजमेंट ने भी यही बताया कि जो लोग उस वक्त हजूर साहब में मौजूद थे वो प्रबंधकों को बार बार उनके पंजाब लौटने की संभावनाओं के बारे में पूछते रहते थे। इन लोगों का 1 महीने से घर से दूर किसी और राज्य में फंसे होना एक राजनीतिक मसला भी बन चुका था। इसलिए सरकारों और राजनीतिक पार्टियों ने आगे बढ़कर इनको पंजाब लाने का काम किया। मनजीत सिंह रायत को एक शानदार और दिलदार शख्स के रूप में याद किया जा रहा है। वो ब्रिटेन में इमरजेंसी वाले मरीजों का इलाज करने वाले पहले सिख डॉक्टर थे। उन्होंने अपने काम से गहरी छाप छोड़ी है। मुझे वो बहुत ही प्यारे कज़न के तौर पर याद रहेंगे जिनके साथ मैं पला बढ़ा। मुझे उनकी बहुत याद आती है। पूरी जिंदगी ब्रितानी स्वास्थ्य सेवा को देने वाले कई अप्रवासियों की कोरोना वायरस के कारण जान चली गई है। भारत से आए जितेंद्र राठौड़ सर्जन थे। उन्होंने वेल्श अस्पताल में 25 साल काम किया और वहीं आखिरी सांसें ली। ब्रिटेन के हजारों फिलिपिनो स्वास्थ्य कर्मियों में से एक रूबेन मुनोज काफी सम्मानित और प्रतिभाशाली नर्सिंग असिस्टेंट थे और लंदन में दम तोड़ने वाली 64 साल की नर्स मेलुजीन बेल्स्टीरस को अपना काम बहुत पसंद था। जैसे जैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंतित करने वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के कारण काले और नस्ली अल्पसंख्यक लोगों की मौत की दर ज्यादा है। इंग्लैंड में 64% डॉक्टर काले और नस्ली अल्पसंख्यक हैं और 20% से कुछ ज्यादा नर्सें और दाइयां काले और नस्ली अल्पसंख्यक हैं। मगर बीबीसी ने पाया कि ब्रिटेन में जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में इनकी संख्या असामान्य रूप से ज्यादा है। मरने वाले 84 में से 58 स्वास्थ्य कर्मी काले और नस्ली अल्पसंख्यक है। इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। मंजीत के कजन सुख भी डॉक्टर हैं। वो NHS और ब्रिटेन के लिए अल्पसंख्यकों के समर्पण भाव का सम्मान करते हैं। हम यहाँ बड़े अरमानों के साथ आए थे और जो मौके हमें दिए गए, हम में से कई लोगों ने उनका पूरा फायदा उठाया है। हम जानते हैं कि हमें खतरा है, लेकिन हम बहुत प्रोफेशनल हैं। शोक के कारण अस्पताल का झंडा नीचे कर दिया गया है।
मनजीत सिंह को यहाँ बेहद प्रोफेशनल शख्स के तौर पर याद किया जाएगा। अमेरिका में कोरोना वायरस से 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 11,50,000 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से 1 लाख तक लोगों की मौत हो सकती है और उन्हें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि साल के आखिर तक एक वैक्सीन आ जाएगी। एक तरफ जहां लोगों की मौत का सिलसिला जारी है, यहां पर जो स्टे एट होम ऑर्डर लागू था, यानी लोगों से कहा गया था कि वो घरों में ही रहें, उसके खिलाफ कुछ राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं और लोगों की मांग है कि जो बिजनेस बंद हैं उन्हें जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर कई लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका में आखिर हो क्या रहा है। मिशिगन में जो स्टे एट होम ऑर्डर था उसे 15 मई तक बढ़ाया गया, तो इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। कई लोगों के हाथों में बंदूकें थीं, कुछ ने अपने चेहरे ढक रखे थे, कुछ के हाथों में अमेरिका के झंडे थे। और जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन लोगों का कहना था कि जो बिजनेस बंद हैं उन्हें जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। मिशिगन में 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। कैलिफोर्निया से भी प्रोटेस्ट की खबर है, प्रदर्शन की खबर है। वहाँ पर जो लोग सड़कों पर निकले, कई लोगों की मांग थी कि जो बीचेस बंद हैं उन्हें खोला जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। और उनके भी हाथों में अमेरिका के झंडे थे और कुछ लोगों को कहना था कि उनकी जो संवैधानिक आज़ादी है उसे दबाया जा रहा है। कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस से 2100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इलिनॉय से भी प्रदर्शनों की खबर आ रही है और यहाँ पर माना जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन हैं ये दिखाते हैं कि कई लोग हैं उनमें कितनी बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, जिस तरह से जो शटडाउन इतने लंबे समय तक चला है और जो गवर्नर्स हैं राज्यों के, उन पर किस तरह से दबाव है कि जल्द से जल्द जो अर्थव्यवस्था है, बिजनेस हैं, उन्हें खोला जाए। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि जिस तरह से बिजनेसेस अभी तक इतने लंबे समय तक बंद हैं तो कई लोगों को डर है कि कहीं उनकी नौकरियां न चली जाएं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो मिशिगन जैसे प्रोटेस्ट होते हैं उनको देखते हैं, जिस तरह से वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस उनका पालन नहीं किया गया, लोग नज़दीक खड़े थे, तो जो एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं जो ऐसी घटनाओं से जो कोरोना वायरस है वो दोबारा ना तेज़ी से फैलना शुरू हो जाए और स्थिति है वो ना ख़राब होनी शुरू हो जाए एक बार फिर से और ज़्यादा। लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि उन्हें अपनी जो पुरानी ज़िंदगी है वो जल्द से जल्द वापस चाहिए। यहाँ पर कई राज्यों में जो अर्थव्यवस्था को खोलने का काम वो शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में ये जो नया हफ्ता शुरू हुआ है उसमें ये काम आगे बढ़ेगा, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे राज्य हैं वहाँ पर शटडाउन जारी रहने की अभी तक खबर आई है। जैसा कि एक गवर्नर हैं उनका कहना था कि राज्यों की अर्थव्यवस्था को खोलने का काम उन्हें बंद करने से ज़्यादा मुश्किल होगा। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC। EU यानी यूरोपीय संघ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में सही समय पर सही जानकारी नहीं दी और दुनिया को गुमराह किया है। अब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि EU को ये रिपोर्ट चीन के दबाव में एडिट करनी पड़ी थी। इस बारे में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल से यूरोपीय संसद में तकरीबन 1 घंटे तक सवाल पूछे गए। ऐसी खबरें आई थी कि EU की मूल रिपोर्ट लीक हो गई थी और इसे एक अखबार ने प्रकाशित कर दिया था। बाद में चीन ने रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में बदलाव करवाया। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का कहना है कि EU के अधिकारियों ने चीनी राजनयिकों के दबाव में आकर पूरी रिपोर्ट को दोबारा लिखा। पहले बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों की सेहत पर गंभीर खतरे को भांपकर भी चीन लोगों तक गलत सूचनाएं पहुंचाता रहा। चीन ने यूरोपीय संघ और अपने पड़ोसी देशों को भी कोरोना संक्रमण के बारे में सही जानकारी नहीं दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन संक्रमण फैलने का दोष अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। चीन के सरकारी मीडिया उन सभी रिपोर्टों और खबरों को सेंसर कर रही है जिनमें कहा गया है कि संक्रमण फैलने की शुरुआत वुहान से हुई। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन उन रिपोर्टों को बढ़ावा देता रहा जिनमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण का संबंध अमेरिकी सेना से है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट की जो एक लाइन बदली गई वो इस तरह थी: चीन ने संक्रमण फैलने का दोष कभी अपने ऊपर नहीं लिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता रहा।
लेकिन यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने अखबार के लगाए आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का मूल रूप इसलिए बदला गया क्योंकि उनके कुछ सहकर्मी चाहते थे कि शब्दों में किसी भी तरह की गड़बड़ से बचा जाए। बोरेल ने कहा कि हमने ये फैसला बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव और दखल के लिया था। हम चीन की फैलाई गलत जानकारियों की आलोचना करने से जरा भी नहीं घबराते और ये सारी बातें रिपोर्ट में हैं। जोसेफ बोरेल ने यह स्वीकार किया कि रिपोर्ट लीक होने पर चीनी राजनयिकों ने यूरोपीय संघ पर दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की शुरुआत से कई तरफ से ऐसी मांग उठ रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को चीन से ये मालूम करना चाहिए कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन चीन इस तरह की किसी भी जांच का विरोध करता रहा है। चीन अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। इसी क्रम में चीन ने यूरोपीय संघ के रिपोर्ट जारी किए जाने का भी विरोध किया था। हालांकि ईयू ने चीनी विरोध के बावजूद ये रिपोर्ट प्रकाशित कर दी थी।